हेलो स्टूडेंट्स, अपन पार्थेनोजेनेसिस पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने पिछली क्लास में थैलियोटॉकी पार्थेनोजेनेसिस की बात की थी। और थैलियोटॉकी पार्थेनोजेनेसिस में भी अपन ने दो प्रकार के देखे थे। कौन कौन सा? एक तो था एमियोटिक और एक था मियोटिक। ठीक है, मियोटिक और एमियोटिक के अंदर अपन बात कर रहे थे। और मियोटिक की अपन ने लास्ट जो अपना डिस्कशन हुआ था वो मियोटिक थैलियोटॉकी पार्थेनोजेनेसिस पे हुआ था। मियोटिक थैलियोटॉकी पार्थेनोजेनेसिस, इस पे अपन बात किए थे। तो थैलियोटॉकी मियोटिक थैलियोटॉकी पार्थेनोजेनेसिस के अंदर अपन ने देखा था कि इनके अंदर प्राथमिक कोशिका विभाजन या प्राइमरी सेल डिवीजन इनमें होता है। और प्राइमरी सेल डिवीजन जो होता है वो अपन सब जानते हैं मियोसिस होता है। कौन सा होता है? मियोसिस होता है। फिर सेकेंड, ये तो होता है प्राइमरी। सेकेंडरी होता है, वो होता है माइटोसिस। ठीक है, और इन दोनों सेल डिवीजन के बाद में जो एक फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है? हैप्लॉइड। कैसा होता है? हैप्लॉइड। लेकिन मियोटिक थैलियोटॉकी पार्थेनोजेनेसिस के अंदर अपने देखा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? फीमेल। और अपन जानते हैं कि फीमेल का निर्माण होने के लिए कैसा एग अपन को चाहिए? डिप्लॉइड। तो अब देखिए, यहाँ पे प्राइमरी मियोसिस भी होता है और सेकेंडरी माइटोसिस भी होता है। तो इन दोनों प्रोसेस के दौरान हैप्लॉइड एग होना चाहिए, लेकिन होता कैसा होता है? डिप्लॉइड। और इसके लिए इसमें दो प्रोसेस होती है और उसके अपन ने डिस्कशन भी किया था उनका। तो पहली जो प्रोसेस थी वो कौन सी थी? बाई रेस्टिट्यूशन। आया समझ में कि मियोटिक थैलियोटॉकी पार्थेनोजेनेसिस के अंदर इसमें सेल डिवीजन के दौरान कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे कि इनमें पाए जाने वाले गुण हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स आपस में वापस अटैच होकर डिप्लॉइड हो जाते हैं। तो ये दो विधियां होती है, एक तो होती है रेस्टिट्यूशन और दूसरी होती है बाइओटो फर्टिलाइजेशन। तो रेस्टिट्यूशन अपन ने किस प्रोसेस को कहा था कि जिसके अंदर पोलर बॉडीज निर्माण हो जाती है, अपन कहे सेंट्रियोल्स का निर्माण हो जाता है, क्रोमेटिड्स का फॉर्मेशन हो जाता है, बट लेकिन इनके अंदर साइटोकाइनेसिस प्रोसेस नहीं होती। इनके अंदर क्या नहीं होता? कोशिका द्रव्य विभाजन। कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होता। ठीक है, कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होता, इसीलिए इसमें जो सेंट्रोमियर्स होते हैं और उनके ऊपर क्रोमेटिड्स बन जाते हैं और उन क्रोमेटिड्स के अंदर क्रोमोसोम्स सेपरेट हो जाते हैं। तो वो क्रोमेटिड्स या सेंट्रोमियर्स एक ही कोशिका में रहते हैं। क्यों? क्योंकि कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होता। और यहाँ पे कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होने के कारण यहाँ पे डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन नहीं होता। और डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन नहीं होने के कारण जो इनके क्रोमेटिड्स होते हैं वो किसमें होते हैं? एक ही कोशिका में होते हैं। एक ही कोशिका में होने के कारण वो कैसे हो जाते हैं? वापस डिप्लॉइड हो जाते हैं। मैं यही देख रहा था, स्पेलिंग ये गलत है। ठीक है, डिप्लॉइड हो जाते हैं।
दूसरी प्रोसेस अपन बात कर रहे थे इसके अंदर, तो वो थी बाई ऑटो फर्टिलाइजेशन। बाई ऑटो फर्टिलाइजेशन की अपन बात कर रहे थे, तो इसमें अपन ने देखा था कि किस प्रकार से जब पोलर बॉडीज का निर्माण हो जाता है, और पोलर बॉडीज का निर्माण हो जाने के बाद में जब उनमें सेकेंडरी सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस, और जो बड़ा गैमेट का निर्माण होता है, उसके अंदर उपस्थित पोलर बॉडी क्या कर जाती है, वापस उस गैमेट्स के साथ संलयन कर जाती है, जिसके कारण वो कैसा हो जाता है, डिप्लॉयड हो जाता है। इसीलिए उनका जो फीमेल एग प्रोड्यूस करती है वो कैसा करती है, डिप्लॉयड। तो इसमें अपन बात कर रहे थे, तो वो किस प्रकार से थी, ऑटो फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे थे। तो पहले सेल डिवीजन जब होता है, मियोसिस जब होता है, तो यहां पे डिप्लॉयड होती है अपनी सेल। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि यहां पे मियोसिस होता है, मियोसिस से हैप्लॉइड सेल का निर्माण होता है। सही है, ये तो हो गई पोलर बॉडी, और ये फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट क्यों कहेंगे, क्योंकि इसका आकार बड़ा होता है कंपैरिजन टू पोलर बॉडी के। ठीक है, तो यहां पे अब इसमें सेकेंडरी माइटोसिस होगा। सेकेंडरी माइटोसिस के अंदर इसमें क्या होता है कि यहां पे एक तो इससे बनेगा एक, और एक बनेगी पोलर बॉडी। ठीक है, और जाहिर सी बात है इसमें माइटोसिस होगा तो इसमें भी माइटोसिस होगा, जिसके कारण इसमें भी दो पोलर बॉडी का निर्माण होगा। अब तीन पोलर बॉडी होगी, लेकिन यहां पे देखिए, यहां पे क्या हो जाता है, ऑटो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। कैसे, ये जो पोलर बॉडी होती है वो इसके साथ क्या कर जाती है, संलयन कर जाती है, फर्टिलाइजेशन कर जाती है। तो यहां पे इस प्रकार से ये संलयन कर जाती है, और एक डिप्लॉयड एग का निर्माण करती है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, डिप्लॉयड होती है, जो क्या आगे जाके क्या करेगी, जिसमें फीमेल का निर्माण होगा। ठीक है, यहां तक अपन बात कर चुके थे। अब बात कर रहे हैं अपन थैलियोटा की पार्थेनोजेनेसिस की बात करेंगे, जो नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस की का होगा, लेकिन वो किसमें करेंगे, एफिड्स के अंदर। एफिड्स के अंदर थैलियोटा की पार्थेनोजेनेसिस किस प्रकार का होता है उनकी अपन बात करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो एफिड्स के अंदर मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं, लेकिन मेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम्स कम होता है मादा की तुलना में। तो इसके अंदर थैलियोटा की पार्थेनोजेनेसिस किस प्रकार पाया जाता है उसकी अपन बात करेंगे।
फोलिक्सेरा एंड एफिड्स। इन दोनों स्पीशीज के अंदर अपन क्या करेंगे, थैलियोटॉकी पार्थेनोजेनेसिस की स्टडी करेंगे। तो थैलियोटॉकी या थैलियोटॉकी को कहा जाता है हिंदी के अंदर स्त्री जनन। स्त्री जनन क्यों? क्योंकि इसके उत्पन्न होने वाली जो स्पीशीज होगी वो कैसी होगी, वो क्या होगी, फीमेल। और मेल जो होता है वो पार्थेनोजेनेसिस के दौरान उसका डेवलपमेंट होता है। और जो एग होता है इसके लिए वो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया डिप्लॉइड और हैप्लॉइड से क्या क्या निर्माण होगा। तो देखिए एफिड्स और फाइलोक्सेरा की अपन बात करते हैं, फाइलोक्सेरा एंड एफिड्स। तो इनके अंदर जो मेल होता है और फीमेल जो होती है NX माइनस X और NX क्रोमोसोम इनमें उपस्थित होते हैं, 2NX। यानी कि अपन कहें कि इनके अंदर क्रोमोसोम्स कैसे होंगे, NNXX, या अपन ठीक है, और इसमें होगा NXNX या NNXX। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, क्रोमोसोम इनमें उपस्थित होते हैं, इसीलिए यहाँ पे 2N2X और यहाँ पे भी 2N2X क्रोमोसोम्स उपस्थित होते हैं। लेकिन मेल्स में यहाँ क्या होता है, एक X क्रोमोसोम्स कम होता है, इसलिए यहाँ पे N तो दो होंगे लेकिन X एक होता है। इस प्रकार से इनमें क्रोमोसोम्स उपस्थित होते हैं। तो इसमें जो होता है, मैंने बताया कि मेल और फीमेल में किस प्रकार से गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, अब इनमें रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो पार्थेनोजेनेसिस के दौरान जब होते हैं वो कैसे होते हैं, जो फीमेल होती है वो कैसे करती है कि ग्रीष्मकालीन यानी कि गर्मियों के अंदर तो ये समान प्रकार के एग प्रोड्यूस करती है, जो कैसे होंगे, वो होंगे 2NX युक्त, जिससे क्या होगी, डिप्लॉइड। यहाँ पे 2NX का मतलब यह है डिप्लॉइड द्विगुणित NX गुणसूत्र, यानी कि यहाँ पे NX NX दोनों गुणसूत्र डिप्लॉइड संख्या में होंगे। इनकी एक ही प्रकार के एग प्रोड्यूस करती है जिनकी संख्या होती है 2NX। ठीक है, जिससे क्या होगा, इसमें ग्रीष्म काल में ग्रीष्म ऋतु में ही इस प्रकार के एग देती है, जिससे द्विगुणित मादा का निर्माण होता है। लेकिन ग्रीष्म काल बसंत ऋतु में ये दो प्रकार के एग देती है, जिनमें एक तो वो भी कैसे होते हैं, द्विगुणित होते हैं, लेकिन उनमें संख्या होती है NX 2NX एक एग में दो, और जो दूसरा अलग टाइप का होगा उसमें होगी 2NX माइनस X, यानी कि इसमें गुणसूत्र एक X क्रोमोसोम्स कम होगा, लेकिन होंगे दोनों ही कैसे, द्विगुणित, और जिनमें से द्विगुणित नर एंड द्विगुणित मादा का निर्माण होता है। ठीक है, ये तो हो गए पार्थेनोजेनेसिस की बात, एनिसेक जनन के द्वारा इनमें होने वाले डेवलपमेंट की। ठीक है, लेकिन अगर अब इसके अंदर और इसके अंदर क्या करवाया जाए, निषेचन के दौरान इनमें, फर्टिलाइजेशन के दौरान इनमें रिप्रोडक्शन करवाया जाए, तो किस प्रकार से इनमें एग का
ऑफस्प्रिंग का निर्माण होगा। तो इसमें क्या होगा, जब इनमें गैमेटोजेनेसिस चलेगा तो फीमेल के अंदर तो समान प्रकार के एग बनते हैं, जिनमें क्या होगा, हैप्लॉइड एग हो गए NX और NH। लेकिन यहां पे देखिए नर के अंदर क्या है, एक X क्रोमोसोम्स कम है, तो इसमें क्या होता है कि NX और N इस प्रकार के क्रोमोसोम्स का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस एग को वही स्पर्म या इस मेल गैमेट फर्टिलाइजेशन कर पाएगा जिसमें NX क्रोमोसोम्स उपस्थित हो। ठीक है, अगर इसमें N है तो वो इसको फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा, इसका फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा, इस एग के साथ संलयन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस एग को क्यों, इसके अंदर तो अपन जानते हैं कि फीमेल के अंदर 2NX क्रोमोसोम्स उपस्थित होते हैं। मैं इसका पाथ भी बना के समझाता हूं आपको। इसमें एफर्ट्स, इसके अंदर अपन जानते हैं कि मेल जो होता है उसमें एक यहां पे -X है, जिसका मतलब है यहां पे एक X क्रोमोसोम्स कम है। ठीक है, और फीमेल की अपन बात करते हैं तो यहाँ पे 2NX, यानी कि इसके अंदर 2 NX क्रोमोसोम्स है और 2 X क्रोमोसोम्स है। ठीक है, तो इनके अंदर पार्थेनोजेनेसिस की अपन बात करें अनिषेक जनन की, तो अनिषेक जनन जो होगा वो एक तो अपन बात करते हैं ग्रीष्म काल की या ग्रीष्म ऋतु की, और एक बसंत ऋतु की। ठीक है, तो ग्रीष्म काल में तो ये जो एग प्रोड्यूस करती है वो कैसे होते हैं, समान होते हैं, जिनमें 2NX डिप्लॉयड एग होते हैं। ठीक है, और बसंत काल में ये क्या करती है, दो प्रकार के एग प्रोड्यूस करती है, जिनमें एक तो होता है 2NX और एक होता है 2NX-X। डिप्लॉयड होते हैं दोनों ही, जिससे इससे तो बनेगी मादा और इससे बनेगा नर और इससे बनेगी मादा। ठीक है, ये तो हो गया अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस। अब देखिए अपन इसमें देखे निषेचित जनन, निषेचन युक्त जनन। तो फर्टिलाइजेशन अपन बात करें तो अपन जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन के लिए अपन को हैप्लॉइड एग की आवश्यकता होती है और हैप्लॉइड स्पर्म की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे युग्मक चाहिए अपन को, हैप्लॉइड गैमेट चाहिए। मेल जो गैमेट्स बनाएगा, अब अपन जानते हैं कि यहाँ पे 2NX होता है और -X, यानी कि यहाँ पे एक X क्रोमोसोम्स कम होता है और यहाँ पे दोनों बराबर होते हैं। तो गैमेटोजेनेसिस जब होगा तो इससे तो कैसे गैमेट्स का निर्माण होगा, एक तो होगा हैप्लॉइड की बात करें तो यहाँ पे NX और एक होगा N। ठीक है, और इससे जो होगा ये दो प्रकार की करती है, जिसमें से एक तो होगा
NX और NX। और एक टाइप का ये करती है, गैमेट्स का फॉर्मेशन करती है जिसके अंदर निर्माण होता है N और X गैमेट्स का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अलग अलग नहीं हो सकते, यहाँ पे N ही होगा, X नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे पहले से एक X क्रोमोसोम्स कम है। तो गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस में इस प्रकार से ये 4 प्रकार की गैमेट्स बनाती है, जिसमें एक तो होता है, 2 तो होते हैं NX टाइप के और 2 होते हैं सिंगल टाइप के। ये फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, ये भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि गैमेट्स ऐसे ही संलयन कर पाते हैं जिनके अंदर समान क्रोमोसोम्स उनमें उपस्थित हो, ठीक है। तो समान क्रोमोसोम्स यहाँ पे हो, समसूत्री गुणसूत्रों के साथ ही क्या कर पाते हैं, सम गुणसूत्रों के साथ ही आपस में संलयन कर पाते हैं, ऑटोनोमस। तो यहाँ पे देखिए, इसके अंदर NX है और इसके अंदर भी NX है, ये आपस में क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन शो करेंगे। तो फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या हो जाएगा, 2NX ये हो जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा, डिप्लॉइड। अब यहां पे आपको क्या एक X कम दिख रहा है? नहीं ना, यहाँ पे X भी 2 है और N भी 2 है, यहाँ पे एक X कम नहीं है। इसीलिए ये जो इस एग से फर्टिलाइजेशन से जाइगोट का निर्माण हुआ, और इस जाइगोट से जब एम्ब्रियो का निर्माण होगा तो क्या बनेगी, किसका उत्पादन होगा, नर का या मादा का? तो अपन जानते हैं कि अगर नर का होगा तो इसमें 2NX नहीं होगा, 2NX - X, यानी कि यहाँ पे एक X कम होगा। लेकिन यहाँ पे N और X की संख्या समान है, तो इससे निर्माण, जो इस एम्ब्रियो का जो निर्माण होगा वो कैसा होगा, 2NX, यानी कि इससे बनने वाला जो ऑफस्प्रिंग होगी वो क्या होगी, मादा होगी, ठीक है। तो थैल्यूटॉकी स्त्री जनन किसके दौरान, पार्थेनोजेनेसिस के दौरान स्त्री जनन देखते हैं और उसमें फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। तो फर्टिलाइजेशन के दौरान डिप्लॉयड फीमेल्स का, डिप्लॉयड या द्विगुणित मादाओं का ही निर्माण होता है। इसमें निषेचन के दौरान नरों का उत्पादन नहीं होता, ठीक है। अब इसके बाद में आपका सेकंड एनिसेक जनन आता है, जो है अपना आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। पहला काम ठीक है। अब अपन बात करेंगे, वो करेंगे तो आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस अपन सामान्यतः किसे कहते हैं? एक तो होता है नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस, जिसके अंदर दो प्रकार के पार्थेनोजेनेसिस अपन ने देखा था। एक तो होता है फैकल्टेटिव, और दूसरा था ऑब्लिगेटरी। ठीक है,
फैकल्टेटिव वैकल्पिक या विकल्पिक। विकल्पिक और दूसरा था अविकल्पिक। इस प्रकार के पार्थेनोजेनेसिस अपन देखे थे। वैकल्पिक के या फैकल्टेटिव के अंदर क्या हो रहा था, इसमें सीरियल टाइप चल रहा था कि एक बार फर्टिलाइजेशन होगा, जिसमें फर्टिलाइजेशन हो गया, सॉरी पार्थेनोजेनेसिस हो गया, फिर फर्टिलाइजेशन हो गया, फिर फर्टिलाइजेशन हो गया, फिर पार्थेनोजेनेसिस, फिर पार्थेनोजेनेसिस। इस प्रकार के इसमें जनरेशन हो रहा था, जनन हो रहा था। लेकिन ऑब्लिगेटरी के अंदर पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस एंड पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस चल रही थी, जिसमें कि किसी प्रकार का विकल्प नहीं था कि यहाँ पे मेल है या जिससे निषेचन के दौरान उसमें नई जनरेशन का उत्पादन होता हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है, ये जो प्रोसेस चल रही थी ये स्वयं चल रही थी, इसमें किसी भी बाह्य फैक्टर या कारक का कोई प्रदर्शन नहीं था। ठीक है, यहाँ पे किसी भी बाह्य या एक्सटर्नल फैक्टर्स का कोई भी किसी प्रकार से कोई पार्टिसिपेशन नहीं था कि यहाँ पे वो आए और उसमें एक कोई इंड्यूस करे और उस इंड्यूस के बाद इसमें पार्थेनोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो। लेकिन यहाँ पे आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है कि कोई बाह्य एक्सटर्नल फैक्टर की हेल्प से एग के अंदर एक्टिवेशन किया जाता है, जिससे पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट होती है। जैसे कि अपन बात करें, यहां पे आपके एग्जांपल दिया हुआ है कि अपना जो रेशम कीट है जिसे अपन कहते हैं बॉम्बिक्स मोराई, बॉम्बिक्स मोराई के एग के अंदर पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए क्या होगा कि इन एग को सनलाइट सनलाइट में रख दो। तो सनलाइट के अंदर रखने से ये क्या है कि एक्सटर्नल फैक्टर है। एक्सटर्नल फैक्टर होगा तो यहाँ पे अपनी पेट्यूटरी प्लेट है, इस पेट्यूटरी प्लेट के अंदर अपने बॉम्बिक्स मोराई के एग है, अपना एक्सटर्नल फैक्टर क्या है सनलाइट। इसकी प्रेजेंस में, इसकी उपस्थिति में इनको रखते हैं तो इनके अंदर एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि इसमें पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और एम्ब्रियो का निर्माण हो जाएगा। और एम्ब्रियो कैसा होगा, डिप्लॉइड या हैप्लॉइड। कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा, यानी कि यहां से जो निर्माण होगा एक एम्ब्रियो का वो कैसा होगा, फीमेल या मेल होगा, बताइए देखिए क्या होगा। बॉम्बिक्स मोराई के एग जो होते हैं उनको सनलाइट की प्रेजेंस में रखा जाता है तो उनमें एक्टिवेशन होता है और एक्टिवेशन से उसमें एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस उसमें नहीं हुई, जिसके कारण पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस के दौरान उसमें एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो गया। और पार्थेनोजेनेसिस डेवलपमेंट प्रोसेस द्वारा जो डेवलपमेंट हुआ उसमें एक जो एम्ब्रियो था वो कैसा था, हैप्लॉइड। तो किसका निर्माण होगा, मेल या फीमेल, सॉरी फीमेल या मेल, मेल का। क्यों, क्योंकि हैप्लॉइड एनिमल जो होता है वो क्या होता है,
मेल होता है। फीमेल कभी भी हैप्लॉइड की उपस्थिति में नहीं होगी। हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स के दौरान फीमेल का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सनलाइट की प्रेजेंस में बॉम्बिक्स मोराई के एग में पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस के दौरान एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किया जा सकता है, ये सर्वप्रथम बताया था। और इसी प्रोसेस के दौरान पार्थेनोजेनेसिस या आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस को परिभाषित किया गया, और वो किया गया बोर्सियर 1847 के अंदर इन्होंने देखा कि अगर बॉम्बिक्स मोराई के एग को सनलाइट में रखा जाता है तो उनमें एक्टिवेशन के दौरान पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है। इसी को प्रेरित एनिसेशन कहा जाता है। ठीक है, आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस किसे कहा जाता है कि बाह्य वातावरण में चेंजेस करके एग में एक्टिवेशन करके एम्ब्रियो का निर्माण करवाना, कृत्रिम एनिसेक जनन या उसको कहते हैं प्रेरित एनिसेक जनन, जिसको कहा जाता है इंड्यूस पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस को क्या कहा जाता है? इंड्यूस पार्थेनोजेनेसिस भी कहा जाता है। इसका सेकंड नाम जो होगा वो क्या होगा? इंड्यूस पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, तो ये सबसे पहले किसने बताया? 1847 के अंदर बोर्सियर ने। फिर इनके बाद में सी अर्चिन के एग के अंदर देखा गया, और सी अर्चिन के अंदर इससे पहले आए थे टिकोमिफ्रॉन। टिकोमिरोफ, इन्होंने भी आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस के लिए बताया कि किस प्रकार आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस किसे कहते हैं। और इन्होंने बताया कि यदि अनिषेचित अंडे को धीरे धीरे रगड़ा जाए, ठीक है, तो अनिषेचित एग जो होता है किसका, जो सी अर्चिन है, समुद्री अर्चिन, इसके एग को, और एग कैसा अनिषेचित अनफर्टाइल एग को अगर खुरदरी जगह पे हल्का हल्का रगड़ा जाए, या अपन जो मुस्लिम क्लॉथ जो आता है, या अपन कहे मखमल का कपड़ा जो आता है, उस पे हल्का हल्का रगड़ा जाए तो उसके अंदर एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाता है। और एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाता है, जिससे एम्ब्रियो का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और वही हैप्लॉइड एम्ब्रियो का निर्माण होगा तो क्या होगा? फीमेल का उत्पादन होगा। ठीक है, ये बताया किन्होंने? टिकोमिरोफ ने। इसके बाद में दो साइंटिस्ट और थे जिन्होंने सी अर्चिन के एग पे प्रयोग किया, और उन्होंने उनके अंदर एक्टिवेशन प्रोसेस के दौरान पार्थेनोजेनेसिस शो किया। धीरे धीरे रगड़ा जाए या उन्हें कुछ समय के लिए, टिकोमिरोफ के लिए ये अपन बात कर रहे हैं कि इन्होंने कहा था कि अगर अनिषेचित एग को किसी कपड़े पे या किसी सरफेस पे रगड़ा जाए तो उसके अंदर एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाता है, या फिर उनको कुछ समय के लिए गंधक के तेजाब, सल्फर के, सॉरी, जिसे अपन कहते हैं H2SO4 के अंदर डुबाया जाए तो उनके अंदर प्रेरित एनिषेचित या प्रेरित एनिसेक जनन उत्पन्न होता है। इसके बाद में आए हर्टविंग।
हर्डविग ने समुद्री अर्चिन के अंडों के बारे में बताया कि यदि इन अंडों को स्ट्रिक्नीन सॉरी स्पेलिंग गलत है, स्ट्रिक्नीन के अंदर डुबो जाए, ये केमिकल आता है, इसके अंदर डुबो जाए तो प्रेरित एनिसेक जनन में स्टार्ट हो जाता है, या फिर इनको प्रारंभ किया जाए। फिर इनके बाद में है मॉर्गन, जो अपन बात कर चुके हैं पहले भी। मॉर्गन ने क्या किया, इनको जो सी अर्चिन के एग है उनको उनके तापमान में चेंज किया, और तापमान में चेंज करने के कारण उनमें एक्टिवेशन स्टार्ट हो गया और एनिसेक जनन द्वारा उनमें एम्ब्रियो का निर्माण हुआ। इन्होंने बताया कि यदि समुद्री अर्चिन के अनिश्चित अंडे को लवण विलियन या अपन कहे कि लवणीय जल जो होता है, समुद्र का जो लवणीय जल होता है, उसके अंदर कुछ समय के लिए रखे तो एक्टिवेशन उनमें सक्रियता स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है, जिससे उनमें एम्ब्रियो का निर्माण या भ्रूण का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। इनके बाद में है लोएब। मॉर्गन के बाद में कौन है, लोएब ने क्या कहा, लोएब ने सन 1900 में समुद्री सी अर्चिन अनिश्चित अंडे को अति सांद्र विलियन या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से उपचारित करके लार्वा विकसित किया, और यहाँ पे इन्होंने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सी अर्चिन के एग को रखा, जिससे उनके अंदर लार्वा का निर्माण हो गया। ठीक है, अब तक कई समूह जैसे कि एनेलिड्स, मोलस्कन्स, इकाइनोडर्म्स, एम्फीबियंस, एवीज, इन सभी के अंदर पाए जाने वाले जो ऐसे एनिमल्स जो एग प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि पक्षी जो एवीज जो होते हैं, एम्फीबियंस, मोलस्कन्स, एनेलिड्स, इकाइनोडर्म्स, इन एनिमल्स के एग्स के अंदर इसी विधि से उनमें आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस देखा गया है। अब बात करते हैं अपन कृत्रिम एनिसेक जनन को प्रेरित करने वाले उद्दीपन, यानी कि आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस को स्टार्ट करने वाले वो कौन से बाह्य फैक्टर है जो एग के अंदर पार्थेनोजेनेसिस विधि के द्वारा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कुछ दो साइंटिस्ट और थे, वो एक तो था बॉर्डन एंड एक और थे ऑस्टिन। ये दो साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने मैमल्स के अंदर, और मैमल्स में चूहे जो है, उन चूहों के अंदर सन 1954 के अंदर पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस के दौरान चूहों में एनिसिचित अंडों से उनको क्या किया, उन एनिसिचित अंडों को कहां पे रख दिए, 54 डिग्री सेल्सियस तापमान में रखकर उनके अंदर 4 सेल्स तक उनका डेवलपमेंट होने तक सफलता प्राप्त की, यानी कि एनिसिचित अंडे को 54 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर उनको रख दिया, जिसके कारण उसमें फर्टिलाइजेशन हुआ, और फर्टिलाइजेशन के बाद में क्लीवेज स्टार्ट हुआ, और क्लीवेज के दौरान 1 सेल से 2 सेल और 2 सेल से 4 सेल का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। यहां तक उन्होंने सफलता प्राप्त की। अब बात करते हैं अपन स्टिमुलस फॉर पार्थेनोजेनेसिस। और इसके बाद में आएगा सिग्निफिकेंस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस, जो अपन नेक्स्ट क्लास में
डिस्कस करेंगे कि इसके स्टिमुलस को ऐसे स्टिमुलस कौन कौन से हैं या बाह्य फैक्टर कौन कौन से हैं जो पार्थेनोजेनेसिस को प्रेरित करते हैं। दूसरा, इनके क्या महत्व है कि पार्थेनोजेनेसिस या अनिषेक जनन किस प्रकार से अपने डेवलपमेंट बायोलॉजी में अपने लिए बेनिफिशियल या कुछ ऐसे सिग्निफिकेंस रखता है जिससे अपन को कुछ नॉलेज प्राप्त होता है, वो अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। और नेक्स्ट क्लास में अपने दो ही टॉपिक बचे हुए हैं, एक तो है स्टिमुलस फॉर पार्थेनोजेनेसिस और दूसरा है सिग्निफिकेंस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। इन दोनों का अपन को कंप्लीट करते हुए इस लेसन को कंप्लीट करेंगे।